नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरवासियों को भी डराना शुरू कर दिया है। धुएं से लोगों का दम फूल रहा है। कई जगह आसमान से राख के कण गिर रहे हैं। पर्यावरण में छाई धुंध से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। आग से पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक सोमवार को 20 जगह जंगल धधके। गढ़वाल में सबसे अधिक 10 और कुमाऊं में 9 आग की घटनाएं हुई हैं। जंगलों की आग से पहाड़ की आबोहवा खराब हो गई है। लोगों का दम फूल रहा है। ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मशीनों से पहाड़ों के आबोहवा की निगरानी शुरू की गई है। नैनीताल में 3 जगह पर मशीनों से वातावरण की निगरानी की जा रही है। एक मशीन पिथौरागढ़ जिले में लगाई गई है, जबकि चंपावत और अल्मोड़ा जिले में भी जल्द ही मशीनें लगाई जाएंगी। जंगलों की आग से दूषित होने वाले वातावरण की निगरानी कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी, ताकि धुएं और दम घोटू हवा से लोगों को निजात दिलाई जा सके। नैनीताल में जो लगी थी, हमने जो 27 तारीख को जो किया था, तो उसमें जो नगर पालिका का जो नैनीताल में नगर पालिका में जो मशीन हमारी चल रही थी, तो उसमें जो AQI था वो 99 था। और 30 तारीख को जो हमने जो है माउंटिंग करी थी उसकी, जो उसका AQI था वो 100। जंगलों में आग लगाने वाले 4 और लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के धनपुर रेंज का है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि 4 लोग जंगलों में आग लगाने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक्शन लिया और चारों आरोपियों को कर्णप्रयाग पुलिस चौकी के पास दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं, तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा और उनको सुसंगत जो वन अधिनियम की धाराएं उनके खिलाफ दर्ज करके उनको लेकर आ गई। जंगलों की आग की राज्य में अब तक 930 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे करीब 1200 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुका है। सबसे अधिक 491 घटनाएं कुमाऊं और 365 घटनाएं गढ़वाल में हुई है, जबकि 74 मामले वन्य जीव क्षेत्र के हैं। बेकाबू हो चुकी आग से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक संवेदनशील जिलों में जरूरत पड़ने पर पुलिस, PAS, होमगार्ड और PRD के जवानों की भी मदद ली जाएगी। स्वयंसेवी संस्थाओं का भी आग बुझाने में फायर वॉचर के रूप में सहयोग लिया जाएगा। जंगलों में आग की रोकथाम के लिए खरपतवार और कूड़ा जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश में जंगलों की आग पर CM धामी का ताजा बयान आया है। CM धामी ने कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सेना की मदद लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जंगलों की आग पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। वनाग्नि की घटनाओं पर अब तक के हालातों के बारे में CM ने जानकारी दी। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। एक दिन पहले ही CM के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा अतुड़ी ने अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद बताया गया था कि जंगलों की आग बुझाने के लिए 1 हफ्ते का टारगेट रखा गया है। आग बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश करवाने का भी प्लान है, जिसमें IIT कानपुर की मदद ली जाएगी। जंगल में आग लगाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। DGP अभिनव कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली मतलब जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आग की घटनाओं को लेकर सभी जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो हर दिन की रिपोर्ट सरकार को पहुंचाएंगे। फायर वॉचर का भी इंश्योरेंस किया जाएगा।
डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों को जंगलों में आग की घटनाओं में कार्रवाई के लिए रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने दमकल वाहनों को ऐसी जगहों पर तैनात करने को कहा है जहां से आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ऐसी वन रेंज को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं जहां पर बार बार वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं। जंगलों में आग लगाने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। अब तक 383 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिनमें 315 अज्ञात और 60 नामजद लोग शामिल हैं। पौड़ी में धधकती जंगलों की आग को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश के जंगल आग की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीएम है कि देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गोदियाल का आरोप है कि धामी को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आग पर रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस कदम न उठाने जाने का भी सरकार पर आरोप लगाया। देखिए, हमारे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और पूरे केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की आग को बुझाने पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र में बैठे हुए जवाबदेह जो लोग हैं, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अपने चुनाव जीतने की पड़ी है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली मंगलवार सुबह शुभ मुहूर्त में विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से अपने दूसरे पड़ाव फाटा के लिए रवाना कर दी गई। गुप्तकाशी से डोली के रवाना होते समय जगह जगह श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जय घोष किया और पुष्प वर्षा की। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालु भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं तथा 9 मई को बाबा केदार की पंचमुखी डोली अपने धाम पहुंच जाएगी। 6 मई को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से अपने पड़ावों के लिए रवाना की गई। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। वक्त कम है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में तैयारियां जोरों पर है। बद्रीनाथ मंदिर के हर हिस्से पर रंग रोगन कर उसे पूरी तरह से चमका दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सटे हुए अगल बगल के भवनों का भी इस बार मास्टर प्लान के तहत ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इस बार बद्रीनाथ मंदिर आपको दूर से ही एकांत में और बिल्कुल अकेला नजर आएगा। हालांकि अभी बद्रीनाथ मंदिर के पीछे के भवनों को नहीं तोड़ा गया है, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हुए तीर्थयात्रियों को नए मार्ग से जाना होगा। ये नया रास्ता साकेत चौराहे से बनाया गया है। ये रास्ता नए पुल पर मिलने के साथ ही श्रद्धालुओं को सीधा कुंड और मंदिर में दर्शन की लाइन तक पहुंचा देगा। चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ ने जितने डॉक्टरों की मांग की थी, उतने उन्हें मुहैया करा दिए गए हैं। साथ ही चार धाम वाले जिलों के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मियों की भी तैनाती हो गई है। ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की और अहम निर्देश जारी किए। डीजीपी ने चारों धाम और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को समय से सुदृढ़ करने को कहा। सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। यात्रा ड्यूटी में लगे होमगार्ड, पुलिस और पीआरडी जवानों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए वेलफेयर अफसर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर भी पैनी निगरानी करने को कहा है कि ताकि चार धाम यात्रा के दौरान भ्रामक पोस्ट और झूठी खबरें फैलाने पर एक्शन लिया जा सके। चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चार धाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत भी दी है। कहा है कि श्रद्धालु पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि यात्रा के दौरान
दौरान बारिश से तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएँ, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा और टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको उसी इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। देश के 11 राज्यों की कुल 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट डाला। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ सैफई में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे परिवार समेत सीहोर के ग्राम जैत में वोट डाला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर कुल 1331 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है। इनमें से 20 हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा है। अमित शाह, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मोदी सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा तीसरे चरण में है। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर लगी है। इनके अलावा कई नेताओं के बेटे, बहू और बेटी भी चुनाव मैदान में हैं। देश भर में चौथे और अगले चरण का चुनाव 13 मई को होना है। चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को खत्म होने के बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। देश में हुए तीसरे चरण के मतदान में एक्टर रितेश देशमुख ने भी हिस्सा लिया। रितेश ने अपनी मां वैशाली और पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ महाराष्ट्र के लातूर में वोट डाला। तीनों वोट डालने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वोट डालने के बाद रितेश और जेनेलिया दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें भी पोस्ट की। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। रितेश राजनीतिक परिवार से आते हैं। रितेश के पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके भाई अमित देशमुख भी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव है। देहरादून के रेस्ट कैंट स्थित एक स्कूल में कैंप के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की डोज लेने से 12 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद बच्चों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले से हड़कंप मच गया। बच्चों ने आयरन फॉलिक एसिड की डोज से पेट दर्द और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग की शिकायत की। बच्चों का हालचाल जानने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। कहीं ना कहीं वो जो आयरन फॉलिक सिरप इनको दिया गया था, उसमें हमको लगता है, अभी मैंने कहा है कि इसकी जांच की जाए कि कौन सा वो बैच था, कहीं एक्सपायरी तो नहीं था जो इतने सारे बच्चों को एक साथ रिएक्ट कर गया। ईश्वर की कृपा है कि किसी बच्चे की कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं हुई। सभी बच्चे अब स्टेबल हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, जिसका असर किसी में दिखता है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की बरहैनी रेंज टीम ने सोमवार रात खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। टीम को सूचना मिली थी कि बोर नदी की ओर से एक ट्रक बरहैनी की ओर जा रहा है। इस पर रेंजर प्रदीप कुमार असगोला की अगुवाई में वन कर्मियों ने बरहैनी वन बैरियर पर घेराबंदी की और खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 3 लाख आंकी गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो जब चेक किया गया गाड़ी में तो जो है खैर लगा हुआ था और इसकी जांच करने पे पाया गया कि 133 गिल्टे खैर के इसमें थे, जिसमें से 28 गिल्टों में वन निगम का निशान लगा हुआ था, मार्कर। अभी जांच जारी है और जो गाड़ी ड्राइवर है अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार की एक और बेटी हॉकी के मैदान में अपना दमखम दिखाने वाली है। हरिद्वार की मनीषा चौहान को इंडियन विमेन हॉकी टीम में जगह मिली है। मनीषा चौहान जल्द ही FIH प्रो लीग खेलने के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड जाएंगी। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान किया गया था। मनीषा का चयन इंडियन टीम में बतौर मिडफील्डर किया गया है। मनीषा के नेशनल टीम में चुने जाने से परिवार समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मनीषा श्यामपुर कांगड़ी गांव के निवासी ज्ञान सिंह की बेटी है, जो BSF में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। जब से उसने हॉकी पकड़ा और स्कूल में जब 5वीं क्लास से उसने हॉकी शुरू किया, तो हमने कई बार उसको बोला था कि भाई छोड़ो खेलना, पढ़ाई करो, तो उसने बोला नहीं मैं तो यही खेलूँगा। फिर हमने भी सोचा जब लड़की इस लाइन में जा रहा है तो ठीक है जाओ खेलो।
देश के लिए रोशन करेगा, कोई ना कोई पदक लाएगा, ऐसी बात नहीं है। सब में खूबी होती है प्लेयर में, लेकिन उसमें जो सीखने की ललक है ना, वो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और प्लेयर से अलग करती है। और मैं चाहूँगा भगवान उसको ये इसकी जो क्वालिटी है ये बनाए रखे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022-23 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 16 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें हिमाचल के विशाल ठाकुर पहले नंबर पर है। हरिद्वार के आकाश कुमार और पारितोष का नाम भी सफल अभ्यर्थियों में आया है। आकाश 14वां और पारितोष 15वां स्थान हासिल कर जज बन गए हैं। पारितोष के जज बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बेटे के जज बनने की खुशी में पिता ने न सिर्फ ढोल बजवाए बल्कि जमकर डांस भी किया। पारितोष ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने पिता को श्रेय दिया है। पारितोष ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया। इसके बाद कैनरा बैंक में मैनेजर लॉ के पद पर चयनित हुए, लेकिन बैंक में नौकरी लगने के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। मैं कैनरा बैंक में एज ए मैनेजर लॉ पे पद पे नियुक्त था और अभी भी हूँ, और इसी के साथ ही मैंने तैयारी करी जॉब के साथ साथ। मेरे पास दो बेटे हैं, एक को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, एक डॉक्टर बना हुआ रेलवे में है, DMO के पोस्ट पर हरिद्वार में। दूसरे के लिए मैं जुडिशरी के लिए सपने सजाता था शुरू से ही, तो जो टाइम लगा उसमें, लेकिन अचीव किया बच्चों ने। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2024 के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस खास मौके के लिए उन्होंने द गार्डन ऑफ टाइम की थीम पर बेस्ड डिजाइनर सब्यसाची की साड़ी चूज की। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला में आलिया दूसरी बार शामिल हुई। आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि कुल 163 लोगों ने मिलकर इस साड़ी को तैयार किया है। वहीं इसे तैयार करने में तकरीबन 1965 घंटे लगे हैं। इससे पहले साल 2023 में भी आलिया मेट गाला में शामिल हुई थी। तब उन्होंने डिजाइनर प्रबल गुरुंग का पर्ल आउटफिट चूज किया था। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।